Okay, if you remember last time we talked about the regulation of cell cycle, uh, and we talked about how cell cycle is regulated. Now, the most important thing which you have to remember here that cell cycle is regulated at various different levels. फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कि पहले साइक्लिन्स की लेवल पे सेल साइकिल रेगुलेट होता था कि साइक्लिन्स की जो कंसंट्रेशन है इन डिफरेंट फेजेस इट डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस, तो उसकी वजह से जो सेल साइकिल की रेगुलेशन होती थी। द अदर थिंग वाज कि जब फॉस्फोरिलेशन होती थी, at the phosphorylation level cell cycle was regulated phosphorylation of like CDKs, जो हमने T loop देखा, या there is phosphorylation of CDKi, CDK inhibitors, CDK inhibitors की जो phosphorylation होती है उस लेवल पे भी जो है सेल साइकिल की रेगुलेशन होती है. So we'll talk about those things today कि फॉर एग्जांपल अगर सेल साइकिल प्रोग्रेशन हमें स्टॉप करना है, सो हाउ कैन दैट हैपन? इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ द एंटी ग्रोथ सिग्नल्स मिलेंगी, तो उसकी वजह से सेल साइकिल हाल्ट हो सकता है. एंटी ग्रोथ सिग्नल एज द नेम इंडिकेट्स दोज विल बी अगेंस्ट द ग्रोथ, तो ग्रोथ विल नॉट ऑकर कि सेल साइकिल जो है वो प्रोग्रेस नहीं होगा. एंटी ग्रोथ सिग्नल्स का मतलब ये सेल साइकिल नहीं होगा. सो और इफ लास्ट टाइम इफ यू अगर आपने देखा होगा वी टॉक्ड अबाउट द डीएनए डैमेज, और इफ देयर वुड बी समथिंग रॉन्ग विद द सेल, something wrong with the cell, like nutrients will not be advocate, cell size will not be advocate, that will also stop cell cycle progression. या जैसे मैंने अभी बताया कि इनहिबिटर्स ऑफ सी डी केज के भी इनहिबिटर्स होते हैं, जो हमने लास्ट टाइम देखा था. अगर आपको याद होगा P21 जब सी डी के केज के साथ मिल जाता था इनहिबिटर, तो वो वहाँ पे इनहिबिट करता था सेल साइकिल को. सो टुडे वी हैव टू टॉक अबाउट दोज सेल साइकिल इनहिबिटर्स. पहले हम देखते हैं एट द साइक्लिन्स लेवल. अगर आपने साइक्लिन्स यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था जो साइक्लिन होता है वो सी के साथ मिलता है, एंड आफ्टर देन इट फॉस्फोरिलेट्स द सी डी के फॉस्फोरिलेशन जब भी एक्टिवेट होता है साइकिल, इट विल एक्टिवेट द टारगेट प्रोटीन बाय इट्स फॉस्फोरिलेशन. जब टारगेट प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो वो फिर जीन्स को या किसी प्रोटीन को रेगुलेट करता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे टारगेट प्रोटीन ही है, तो टारगेट प्रोटीन रेगुलेट होगा तो उसकी वजह से जो है सेल साइकिल प्रोग्रेस होगा. जैसे यहाँ पे साइक्लिन बाइंड्स एंड एक्टिवेट सीडीके, साइक्लिन जब बाइंड करता है सीडीके के साथ तो ये एक्टिवेट होता है. नाउ जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया तो अब ये किस पे एक्ट करेगा? ये टारगेट प्रोटीन पे एक्ट करेगा. टारगेट प्रोटीन पे एक्ट करेगा तो सीडीके एक्टिवेट्स टारगेट प्रोटीन्स टू रेगुलेट सेल साइकिल. अब ये रेगुलेट कैसे करेगा सेल साइकिल को? जैसे टारगेट प्रोटीन, अब अगर सेल साइक्लिन की डिस्ट्रक्शन हो गई, मैंने बताया था लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा, यूबिक्विटिलेशन हो जाती है. यूबिक्विटिलेशन, यूबिक्विटिन्स विल बी एडेड टू द साइक्लिन प्रोटीन एंड इट विल बी डिस्ट्रॉयड. साइक्लिन डिस्ट्रक्शन हो जाएगी. तो जब साइक्लिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सीडीके विल नॉट बी एक्टिवेटेड. व्हेन सीडीके विल नॉट बी एक्टिवेटेड, इट विल नॉट एक्टिवेट द टारगेट प्रोटीन, और जो आपका सेल साइकिल है वो प्रोग्रेस नहीं होगा. So that is one type of regulation that occurs at the cyclin levels. यानी cyclins की destruction रेगुलेट करती है सेल साइकिल को. जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एक डायग्राम दिखाई थी जिसमें मैंने बताया था कि साइक्लिन्स की लेवल्स किस फेज में किस साइक्लिन की कौन सी क्या लेवल रहती है. तो जैसे ये डायग्राम है यहाँ पे, यानी अगर G1 फेज में देखें या थ्रू आउट द सेल साइकिल,
अगर आप देखोगे साइक्लिन सी की लेवल जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, पहले इंक्रीज हो जाती है, इट पीक्स इन थ्रू आउट द, लेकिन अगर आप कुछ साइक्लिन ई की देखोगे, इट विल बी इंक्रीज्ड इन द जी1 फेज, देन इट विल पीक इन द एस फेज, एंड आफ्टर देन इट विल बी डिस्ट्रॉयड। जो ये डिस्ट्रक्शन हो जाती है इन साइक्लिन्स की, इट ऑकर्स बिकॉज ऑफ दैट प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो जाती है इनकी, और उसकी वजह से जो साइक्लिन्स की कंसंट्रेशन कम होती है, उसकी वजह से सेल साइकिल रेगुलेट होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो साइक्लिन्स होते हैं, इनकी जो कंसंट्रेशन है, दैट डजंट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द सेल साइकिल, इट चेंजेस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। तो उस चेंज की वजह से, डिस्ट्रक्शन की वजह से जो सेल साइकिल है वो वहाँ पे रेगुलेट होता है। नाउ दूसरी चीज़ हमने बताई कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, स्टार्ट ऑफ एम फेज, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एस फेज स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे G1S वन, जैसे यहाँ से हम देखते हैं G1S फेज है, CDK कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है, ये इस साइक्लिन है और CDK कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एस फेज होगा। बट जब ये जब दूसरी फेज में जाना होगा, वो सो व्हाट विल हैपन, दिस there will be degradation of G1S phase cyclin, यानी G1S phase cyclin डिग्रेड होगा, तब जाके जो सेल है वो दूसरे S फेज में जाएगी। तो एस फेज में अपना साइक्लिन होगा, लाइक एस फेज CDK कॉम्प्लेक्स जहाँ पे बनेगा। फिर एस फेज में क्या होगा, डिग्रेडेशन ऑफ एस फेज साइक्लिन होगा, यानी एस साइक्लिन जो है यहाँ पे वो डिग्रेड होगा। एंड फाइनली अगर आप देखोगे एम फेज में अपना साइक्लिन प्रेजेंट होगा, जैसे ये CDK के साथ एम फेज साइक्लिन मिल गया, तो यहाँ पे ये सेल साइकिल प्रोग्रेशन करवाएगा, लेकिन इसकी भी डिस्ट्रक्शन होती है, डिग्रेडेशन ऑफ G2M फेज साइक्लिन, तो उसकी वजह से जो है सेल साइकिल रेगुलेट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आप ये याद रखोगे कि साइक्लिन की जो डिग्रेडेशन हो जाती है इन डिफरेंट फेजेस ऑफ द सेल साइकिल, दैट अलाउज इट्स प्रोग्रेशन फ्रॉम वन फेज टू द अनदर। तो यही कहने का मतलब है यहाँ पे, तो साइक्लिन्स की वजह से भी रेगुलेशन होती है। तो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे दूसरा पाथवे कि कैसे रेगुलेशन होती है रेटिनोब्लास्टोमा, ये मैंने लास्ट टाइम में भी दिखाया था आपको ये डायग्राम। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से ERK पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो गया, यानी रिसेप्टर टायरोसिन का काइनेस पाथवे जो होता है वो एक्टिवेट होगा विद द हेल्प ऑफ द फॉस्फोरिलेशन ऑफ द सीरीज ऑफ सबस्ट्रेट्स। वो सारे यहाँ पे नहीं दिखाए हैं, इट इज़ शोइंग फ्यू स्टेप्स ऑफ दैट साइकिल। तो देन इट विल बी एडाप्टर प्रोटीन 1, वो फॉस्फोरिलेट होगा, उसकी वजह से लास्ट में हमने लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा, इस साइक्लिन डी वहाँ पे सिंथेसाइज होता था, साइक्लिन डी, एंड साइक्लिन डी विल कंबाइन विद द CDK4 एंड CDK6, और वो क्या करेगा, अगर आपने लास्ट टाइम का लेक्चर देखा होगा कि वहाँ पे रेटिनोब्लास्टोमा और E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, जिसकी वजह से जो सेल साइकिल प्रोग्रेशन होता है, E2F क्या करता है, G1 to S फेज प्रोग्रेशन करवाता है सेल साइकिल में, और E2F की वजह से बहुत सारी जीन्स जो है एक्टिवेट हो जाती हैं, जो हमें ज़रूरत होती है G1 फेज से सेल को निकालने में टू S फेज तक। तो लेकिन ये E2F यहाँ पे रिलीज कैसे होगा, व्हेन the retinoblastoma will be phosphorylated. So how retinoblastoma will be phosphorylated? It can be phosphorylated with the cyclin DCDK4 या 6 complex से, या cyclin ECDK2 complex से। तो इसकी फॉस्फोरिलेशन यहाँ पे हो जाती है रेटिनोब्लास्टोमा की, तो उससे क्या होगा, जो E2F है, रेटिनोब्लास्टोमा विल बी देन डिग्रेडेड विद द हेल्प ऑफ प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन। जब इसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी, E2F रिलीज हो जाएगा, और इट विल ट्रांसक्राइब द जीन्स विच आर नेसेसरी
फॉर द G1 to S फेज ट्रांजिशन। वहाँ पे बहुत सारी जीन्स एक्टिवेट होंगी जिसकी वजह से जो सेल है वो G1 to S फेज में चली जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रोथ फैक्टर्स, लास्ट टाइम मैंने बताया था, यहाँ पे हर किसी लेवल पे आप देखोगे सेल रेगुलेशन हो जाती है, यानी फास्फोरिलेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। अगर आप देखोगे इसकी वजह से रेगुलेशन हो जाती है। तो साइक्लिन डी CDK4 इसको, क्योंकि एज द नेम इंडिकेटर्स, ये जैसे मैंने वहाँ पे दिखाया आपको, ये साइक्लिन CDK4 जो जब मिलता है तो ये टारगेट प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट करता है। तो यहाँ पे टारगेट प्रोटीन कौन है? टारगेट प्रोटीन यहाँ पे है रेटिनोब्लास्टोमा। तो रेटिनोब्लास्टोमा को जब ये फॉस्फोरिलेट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो E2F है ये एक्टिवेट हो जाएगा। रेटिनोब्लास्टोमा की वजह से ये इनएक्टिव रहता है, यानी जब ये इसके साथ होता है इट विल बी इनएक्टिवेटेड। व्हेन इट विल बी फ्रीड फ्रॉम द रेटिनोब्लास्टोमा इट विल बिकम एक्टिव। तो उसके बाद ये जीन्स को ट्रांसक्राइब करेगा, देन ट्रांसलेशन विल टेक प्लेस एंड वेरियस प्रोटीन्स ऑफ द G1S phase will be formed that will lead to the progression from G1 to S phase। तो अगर आप देखोगे अब ये जो साइक्लिन और CD के कम्प्लेक्स हैं ये भी रेगुलेट होते हैं। किसकी वजह से रेगुलेट होते हैं? विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रोटीन्स। यानी अब हमने देखा साइक्लिन और CD के कम्प्लेक्स का क्या रोल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने रोल देखा, ये RB को फॉस्फोरिलेट करेगा। RB जब फॉस्फोरिलेट होगा E2F क्या होगा? रिलीज होगा। E2F क्या करेगा? G1 to S प्रोग्रेशन करेगा। लेकिन अब इस लेवल पे भी रेगुलेशन होती है विद द हेल्प ऑफ दीज डिफरेंट प्रोटीन्स लाइक CDK4/6 इनहिबिटर्स। ये कुछ इनहिबिटर्स हैं, दोज विल बी इनहिबिटर्स लाइक जो कुछ कैंसर्स में यूज़ होंगे, या दीज आर द सिंथेटिक इनहिबिटर्स, यानी ये हमारे सेल्स में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ये बाहर से, फॉर एग्जांपल जो बाहर के इनहिबिटर्स होंगे वो हो गए। मैं अभी बताऊंगा आपको कि CDK4/6 के इनहिबिटर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो अपने होते हैं सेल के। दिस विल बी द एक्सटर्नल इनहिबिटर्स। तो लाइक साइक्लिन इनहिबिटर्स भी होते हैं, या CD के इनहिबिटर्स भी होते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो ये इंक 4 प्रोटीन्स होते हैं इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं। इंक 4 प्रोटीन जो है इसके लाइक 4-5 वर्जन्स है। इंक 4 A B C D है इसके। तो वो प्रोटीन जो है CDK4 और CDK6 को इनहिबिट करते हैं। जब ये इनहिबिट होगा what will happen? Cell cycle progression will not take place। तो लाइकवाइज अगर ये जो इनहिबिटर्स हैं CDK4 या CDK6 के इनहिबिटर्स, एक्सटर्नल इनहिबिटर्स, तो ये भी CDK4 और 6 को इनहिबिट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो टारगेट प्रोटीन है, टारगेट प्रोटीन फॉस्फोरिलेट नहीं होगा। टारगेट प्रोटीन कौन है यहाँ पे? रेटिनोब्लास्टोमा। सो रेटिनोब्लास्टोमा विल नॉट बी फॉस्फोरिलेटेड, E2F विल नॉट बी रिलीज्ड। तो अगर E2F रिलीज नहीं हो गया तो सेल साइकिल प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो इनकी वजह से भी रेगुलेशन होती है सेल साइकिल में। यानी अब हम देखेंगे जैसे सी डी के CIP या KIPs होते हैं प्रोटीन्स, वो भी इनहिबिट करते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स दीज आर CDK इनहिबिटरी प्रोटीन्स, लाइक ये है KIP। CDK इनहिबिटरी प्रोटीन्स होते हैं, CDK इनहिबिटरी प्रोटीन्स। तो वो CDK को इनहिबिट करते हैं और उसकी वजह से जो सेल साइकिल है, एज द नेम इंडिकेट्स दोज विल बी इनहिबिटरी प्रोटीन्स एंड उसकी वजह से क्या होगा, जो सेल साइकिल प्रोग्रेशन है वो नहीं होगा। ओके, सो अगर आप देखोगे अब ये सेल CKIs जो मैंने वहाँ पे बताया, CKIs इनका कौन कौन सा टाइप है, लाइक साइक्लिन काइनेस इनहिबिटर्स। तो ये कहाँ पे एक्ट करेगा? जब साइक्लिन D1 होगा या 2 होगा या 3 होगा और CDK4 या 6 होगा तो उस पे एक्ट करेंगे, लाइक P21, P27 और P57। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज आर CDKIs। कौन कौन? P21, P27 या P57। दीज आर CDKIs, CDK इनहिबिटरी
प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से क्या होगा, ये सीडी के कॉम्प्लेक्स को ही यहाँ पे इनहिबिट करेंगे, उसकी वजह से जीवन जैसे ये है उसकी वजह से जीवन प्रोग्रेशन नहीं होगा या जीवन टू एस प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो जब ये CDK2 को भी इनहिबिट करते हैं, CDK2 को यहाँ पे भी इनहिबिट करते हैं, लाइक P21 ऑल्सो इनहिबिट CDC2। हाँ, साइक्लिन इनहिबिटर्स जैसे CDK4 इनहिबिटर्स हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि एक्सटर्नल मतलब क्या है, यानी जो हमने खुद लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए, बट सेल के अपने भी इनहिबिटर्स होते हैं। जैसे ये है P21, P27 या P57, दीज आर प्रेजेंट इन द सेल इटसेल्फ, यानी सेल के ही अंदर प्रेजेंट होते हैं ये इनहिबिटर्स। ये और ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं CDKs को, यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो होते हैं उनको ये इनहिबिट करते हैं। जब ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस को इनहिबिट करेंगे, उनका क्या काम क्या होता है, वो फॉस्फोरेट करते हैं टारगेट प्रोटीन को। जब ये उनको इनहिबिट करेंगे, सो दोज विल नॉट बी एबल टू फॉस्फोरिलेट द टारगेट प्रोटीन। जब टारगेट प्रोटीन फॉस्फोरिलेट नहीं होगा, उससे सेल साइकिल प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो यही कहने का मतलब है कि जो इनहिबिटर्स होते हैं, एक तो हो गया, देखो, एक हो गया साइक्लिन, दूसरा हो गया CDK खुद, जो साइक्लिन और CDK के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और वो फिर टारगेट प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट करता है और उसकी वजह से सेल साइकिल जो है, फॉर एग्जांपल G0 टू G1 जाएगा। वो कैसे जाएगा, क्योंकि साइक्लिन 1, 2 या 3 मिल जाएगा साइक्लिन CDK4 या 6 के साथ। उसके बाद सेल प्रोग्रेशन विल टेक प्लेस, इट विल गो फ्रॉम फॉर एग्जांपल G0 टू G1। Now that complex will be inhibited by these cyclin kinase inhibitors. As the name indicates, those will be inhibitors of that CDKs. तो साइक्लिन काइनेस इनहिबिटर्स क्या करेंगे, वो उसको इनहिबिट करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, वो जो कॉम्प्लेक्स आपका बन गया वो टारगेट प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट नहीं कर पाएगा, और टारगेट प्रोटीन जब फॉस्फोरिलेट नहीं होगा तो वो आगे सेल साइकिल प्रोग्रेशन नहीं होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, देखो फॉर एग्जांपल यही KIPs जो है, जो जब इन्होंने इस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट किया, इसका मतलब होता है इनहिबिशन। जब इसने इसको इनहिबिशन किया, ये इसको, इस कॉम्प्लेक्स को भी इनहिबिट कर सकता है, इस कॉम्प्लेक्स को भी इनहिबिट कर सकता है। दैट्स व्हाई इट्स शोइंग कि यहाँ पे भी इनहिबिट कर रहा है, यहाँ पे भी इनहिबिट कर रहा है। और ये इंक 4 प्रोटीन जो है, ये सिर्फ इंक 4 प्रोटीन जो है, ये CDK4 और 6 को इनहिबिट करते हैं। नाउ यही मैं यहाँ पे बता रहा था कि इनका क्या काम क्या है, नॉर्मली इनका काम क्या है, CDK4 और CDK6 का या साइक्लिन डी का, ये फॉस्फोलेट करते हैं टारगेट प्रोटीन को। टारगेट प्रोटीन कौन है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में इट इज़ रेटिनोब्लास्टोमा। तो रेटिनोब्लास्टोमा की जब फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी, E2F रिलीज हो जाएगा। E2F क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। तो ये क्या करेगा, ये जीन पे चला जाएगा, प्रमोटर पे बाइंड होगा, तो वहाँ पे उन जीन्स को ट्रांसक्राइब करेगा जो हमें ज़रूरत है G1 टू S ट्रांजिशन के लिए। तो वहाँ पे वो प्रोटीन्स बनेंगे जिसकी वजह से आपकी जो सेल है वो G1 से S में चली जाएगी, और S में फिर रेप्लिकेशन ऑफ DNA होगा। तो वही कहने का मतलब है कि इनकी भी रेगुलेशन होती है विद द हेल्प ऑफ CIPs या KIPs प्रोटीन्स या इंक 4 प्रोटीन्स CDK4 या 6 को इनहिबिट करते हैं। और हमने वहाँ पे साइक्लिन्स का क्या देखा, साइक्लिन्स की डिस्ट्रक्शन होती है इन डिफरेंट फेजेस ऑफ द सेल साइकिल, लेकिन यहाँ पे हम अब CDKs की बात कर रहे हैं। वहाँ पे हम साइक्लिन्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस की बात कर रहे हैं। इनकी इनहिबिशन से भी सेल साइकिल रेगुलेट होता है। नाउ अब मैंने बताया कि जो अब ये सेल साइकिल CDK इनहिबिटर्स होते हैं, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, सेल में, लाइक P21, P27, P57। दीज आर द साइक्लिन काइनेस इनहिबिटर्स, CDK इनहिबिटर्स भी आप बोल सकते हो। तो ये क्या करते हैं, ये इनको इनहिबिट करते हैं। जब इसको इनहिबिट किया तो उसकी वजह से क्या होगा, जब ये इनहिबिट हो गया ये कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नॉर्मली क्या करता है, ये फॉस्फोरिलेट करता है किसको, टारगेट प्रोटीन को, टारगेट प्रोटीन रेटिनोब्लास्ट। जब ये अब इनहिबिट हो गया तो ये रेटिनोब्लास्टोमा को फॉस्फोरिलेट नहीं करेगा।
तो रेटिनोब्लास्टोमा E2F के साथ ही रहेगा। तो जब E2F के साथ ही रहेगा, ये इनएक्टिव फॉर्म है इसकी, तो एक्टिव फॉर्म इसकी है E2F। वही था मतलब मेरा कहने का। CDK केस की वजह से जो है रेटिनोब्लास्टोमा फॉस्फोरिलेट होता है। जैसे इसके साथ फॉर एग्जांपल कोई प्रोटीन बाइंड हो गया, जैसे मैं ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रोटीन बना रहा हूँ हाइपोथेटिकल, ये एक प्रोटीन है, ये इसके साथ बाइंड हो गया इस कॉम्प्लेक्स के साथ। नाउ व्हाट विल हैपन, ये इसकी वजह से जो है ये कॉम्प्लेक्स जो CDK4/6 साइक्लिन डी कॉम्प्लेक्स है, ये इनएक्टिवेट हो गया। नाउ इसका काम क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट्स, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। तो काइनेसिस क्या करते हैं, बाकी चीज़ों को फॉस्फोरिलेट करते हैं। तो ये रेटिनोब्लास्टोमा को फॉस्फोरिलेट करेंगे, लेकिन जब ये अब इनहिबिट हो गया इनहिबिटरी प्रोटीन की वजह से, CDKi की वजह से, तो ये रेटिनोब्लास्टोमा को फॉस्फोरिलेट नहीं कर पाएगा। जब ये रेटिनोब्लास्टोमा फॉस्फोरिलेट नहीं होगा तो ये इसके साथ ही रहेगा। तो ये E2F जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा जब तक ये रेटिनोब्लास्टोमा के साथ रहेगा। अब अगर अब रेटिनोब्लास्टोमा फॉस्फोरिलेट होता है, तब जाके E2F रिलीज होगा, और E2F जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स करवाएगा। तो यानी यहाँ पे जो ये CDK है वो इनहिबिट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो ये टारगेट प्रोटीन है जैसे रेटिनोब्लास्टोमा, यहाँ पे ये फॉस्फोरिलेट नहीं होगा, उसकी वजह से जो है ये E2F के साथ ही रहेगा, और E2F जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये, लेकिन ये इनहिबिशन कौन करवा रहा है इस CDK की, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस CIPs और KIPs या इंक 4 प्रोटीन्स या CDK4 या 6 इनहिबिटर्स जो होते हैं, उसकी वजह से ये इनहिबिशन वहाँ पे हो जाएगी। अब मैंने जो बताया कि ये डिफरेंट P21, P27, P57 जो है ये इनहिबिटर्स हैं, और ये दिखा रहे हैं आपको कि कहाँ कहाँ पे और ये किस किस CDK पे एक्ट करेंगे और उसको इनहिबिट करेंगे। लाइकवाइज जो मैंने बताया, दिस इज़ द सेम डायग्राम अगेन हेयर, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी वही चीज़ है जो मैंने बताया था। इंक 4 प्रोटीन्स जो थे, इंक 4 प्रोटीन्स या CDK इनहिबिटरी प्रोटीन्स जो थे, वो सिर्फ CDK4 और 6 को इनहिबिट करते हैं। यानी P16, P14, P15, P18, P19 जो है इंक 4A, इंक 4B, इंक 4C, इंक 4D, तो ये सारे CDK4 या 6 को इनहिबिट करते हैं। और उससे क्या होगा, वही जो होगा जो मैंने बताया कि जब ये इनहिबिट होगा तो इट विल नॉट बी एबल टू फॉस्फोरिलेट रेटिनोब्लास्टोमा। जब रेटिनोब्लास्टोमा फॉस्फोरिलेट नहीं होगा तो आपकी जो सेल साइकिल प्रोग्रेशन है वो नहीं होगी। लाइकवाइज जो CIPs है जो हमने पीछे देखे, KIPs है या CKIs हैं, P21, P27, P57 जो है, इनकी वजह से भी ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस हैं वो इनहिबिट होंगे, और उसकी वजह से भी जो सेल साइकिल प्रोग्रेशन है वो नहीं होगा। गर्ज कहने का मतलब है आपको दो चीज़ें याद रखनी है। सेल साइकिल काइनेस इनहिबिटर्स जो होते हैं वो इनको इनहिबिट करते हैं, CDKs को इनहिबिट करते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस को, एज इनका नाम ही है CDKis, इनको बोलते हैं CDKis, दैट इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस इनहिबिटर्स। दो हो गया CDKis के इनहिबिटर्स जो हैं, ये सारे CDKis के इनहिबिटर्स हैं। तो जब ये इनको इनहिबिट करेंगे तो उसकी वजह से जो है सेल साइकिल प्रोग्रेशन नहीं होगा। नाउ इसके ये डिफरेंट वर्जन्स हैं जो मैंने बताया आपको, आप बस इतना याद रखो कि जो सेल साइकिल CDKis हैं, CDK सेल साइकिल डिपेंडेंट काइनेसिस जो हैं, उनके इनहिबिटर्स जो हैं वो सेल साइकिल प्रोग्रेशन, एज द नेम इंडिकेटर्स, दे आर द इनहिबिटर्स, so they doesn't allow the cell to go through